हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह हमारी सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें अभी तक हमने इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023, अप्रैल 2023 और मई 2023 के करंट अफेयर श्रृंखला को एक एक करके विस्तृत में परिचर्चा की। इसी के साथ ही आज से हम शुरू करेंगे जून 2023 के करंट अफेयर को। क्या इससे संबंध में समसामयिक घटना रही, जैसा कि पहले भी सभी मंथ की जिस तरीके से मैगजीन को कवर किया गया है कि हर एक सेक्शन को अलग पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाया गया है, उसी तरीके से जून महीने की मैगजीन को भी कवर करेंगे, जिसमें ये लेक्चर वाइज डिवाइड होगी और लेक्चर वाइज इसमें चैप्टर भी डिवाइड रहेंगे। जैसे लेक्चर फर्स्ट रहेगा जो राज्य व्यवस्था से संबंधित रहेगा, लेक्चर सेकंड रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, तीसरा रहेगा वह अर्थव्यवस्था से। इसी तरीके से यह क्रम चलता रहेगा और लास्ट में आके वह संस्कृति तक और नीति, एथिक्स और गवर्नमेंट योजनाओं के साथ ही इस मैगजीन की समाप्ति होती है। उसी के साथ ही हमारे लेक्चर जो 8 या 9 में इसको डिवाइड करके पढ़ाया गया। इसी तरीके से ये श्रृंखला चलती जा रही है, जैसा कि आप अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ इस को भी कवर अप कर सकते हैं कि वहाँ आपने कुछ भी स्टैटिक पोर्शन में पढ़ा कि जैसे विधानसभा या फिर संसद से रिलेटेड, तो पार्लियामेंट से रिलेटेड जो टॉपिक कंप्लीट किया उसको आप करंट अफेयर में क्या इसमें नया हुआ, क्या इसमें फॉर्मेशन हुआ, क्या इसमें कुछ चेंजेस हुए, इन सबको आप अपने जो नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है उसमें जाके आप मेंशन कर सकते हैं और उसको जब आप रिवीजन करेंगे तो उसमें काफ़ी सुविधाएं होंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि ये जून माह के करंट अफेयर को, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि जून महीने में क्या क्या करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक रहे हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, फिर एक एक टॉपिक को विस्तृत में देखेंगे। इसमें देखते हैं कि राज्य व्यवस्था से संबंधित जो पहला टॉपिक हमारा आता है, राज्य व्यवस्था व शासन के संदर्भ में। राज्य व्यवस्था और शासन के संदर्भ में जो टॉपिक आता है, इसके संदर्भ में पहला टॉपिक है, पहला आता है इसका सब टॉपिक नया संसद भवन के संदर्भ में। नए संसद भवन के संदर्भ में आती है, जैसे नए संसद भवन में आ गया क्या इसमें फॉर्मेशन हुआ, क्या इससे संदर्भ में क्या समसामयिक गतिविधियां रहीं। इसमें पहले का जो संसद भवन था, प्रेजेंट में जो संसद भवन है उसके संदर्भ में देखेंगे। फिर आता है राजद्रोह के संदर्भ में क्या क्या हुए, शिकायत निवारण आकलन सूचकांक के संदर्भ में, भारत के ओटीटी विनिमय में संक्षिप्त सुर्खियां, इन सब के संदर्भ में देखेंगे। इसी के साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में देखते हैं, जैसे भारत यूएसए संबंध, भारत नेपाल संबंध, मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव, इसके संदर्भ में देखेंगे। फिर पढ़ते हैं इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कि राज्यों की इसमें क्या भूमिका रही है, शहरी सरकारी बैंकों के बारे में, महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के बारे में, उद्योग के बारे में, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजनाएं जो चलाई जा रही हैं इनके संदर्भ में और संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही इसी तरीके से सुरक्षा से संबंधित जो टॉपिक रहेंगे जून महीने में, जो समसामयिक घटना रही उनके संदर्भ में पढ़ेंगे। फिर पर्यावरण से संदर्भित, जैसे हिंदुकुश हिमालय में ग्लेशियर के संदर्भ में, एनर्जी ट्रांजैक्शन में, भारत में आपदा प्रबंधन, क्लाउड सीडिंग, इन सब के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही सामाजिक मुद्दे के संदर्भ में कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण कार्य के संदर्भ में, इससे संदर्भित जो संक्षिप्त सुर्खियाँ रही उन सबको पढ़ेंगे। और इसके साथ ही और भी कई टॉपिक आते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में क्या इसके सब टॉपिक हैं, जैसे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में, फिक्स्ड रोग कॉम्बिनेशन दवाएं, सिकल सेल एनीमिया, इन सब के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही संस्कृति के संदर्भ में पढ़ेंगे कि चोल प्रशासन के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, भौगोलिक या जीआई टैग के बारे में, जैसे उपनिषद, रज पर्व, अबुबाची मेला, इन सब के संदर्भ में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पढ़ेंगे कि क्या इसके संदर्भ में समसामयिक घटना रही। इसी के साथ ही इथिक्स से रिलेटेड टॉपिक आएगा, जैसे पेट्रोनोज नियुक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट स्कीम जो है उनके संदर्भ में पढ़ेंगे और परिशिष्ट जो चर्चित व्यक्तित्व रहेंगे उन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे, जैसा कि आगे की जो मैगजीन कंप्लीट कराई गई है उनमें किया गया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है राज्य व्यवस्था एवं शासन। राज्य व्यवस्था और शासन के संदर्भ में हमारा आता है पहला सब टॉपिक नया संसद भवन के बारे में, न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में कि क्या इसमें हाल ही में क्या इसके संदर्भ रहे, इसकी क्या स्पेशलिटी है, इन सब के बारे में विस्तृत में चर्चा करते हैं। देखते हैं कि हाल ही में देश में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो इस किस संदर्भ में है कि भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उसके संदर्भ में ये प्रमुख न्यूज आई है।
तो पहले नंबर में देखते हैं कि भारत के वर्तमान संसद भवन और जो उसका नया संसद भवन है उसके बारे में देखते हैं। वर्तमान संसद भवन में यहाँ पर लोकसभा है और इसमें जो लोकसभा रहेगी ये यहाँ पर है। तो इसमें अलग अलग चित्र में दिखाया गया है। सेंट्रल हॉल संयुक्त सत्र को दिखाया गया है, सेंट्रल लाउंज को दिखाया गया है, सेंट्रल हॉल, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, राज्यसभा कार्यालय, इन सबको एक प्रारूप में दिखाया गया है कि इसका आकार किस तरीके से और इसका आकार किस तरीके से इसके संदर्भ में दिखाया गया। चलिए जानते हैं तो इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। इस तथ्यों में संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहले इस भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा विकास या पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। यह एक अवसंरचना निवेश योजना है और इसमें अनेक परियोजनाओं को शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि सेंट्रल विस्टा योजना की शुरुआत कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत 1931 में हुई थी और इस योजना को राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, संसद भवन, अभिलेख कार्यालय और इंडिया गेट के निर्माण को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें राजपथ, जिसमें वर्तमान कर्तव्य पथ के दोनों ओर से नागरिक उद्यान का विकास भी शामिल है और ध्यातव्य है कि अभिलेख कार्यालय के बाद भी राष्ट्रीय अभिलेखागार का भी नाम दिया गया है। सेंट्रल विस्टा विकास या पुनर्विकास योजना के उद्देश्य के बारे में भारत की संसद के लिए नई सुविधाओं का निर्माण करके शासन की बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है और उल्लेखनीय है कि देश की संसद सरकार के सभी मंत्रालयों के लिए कुशल और संधारणीय केंद्रीय सचिवालय के समान है। अब जानते हैं नई संसद भवन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। जब पहले से ही संसद भवन है तो नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। चलिए तो इसके संदर्भ में देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है कि सांसदों के बैठने के लिए कम जगह का होना। ये वर्तमान में संसद भवन में कभी भी सुसंदी विधायिका के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और 1971 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 545 पर अपरिवर्तित कर बनी हुई है और 2026 तक इसमें काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि सीटों की संख्या में परिवर्तन का यह रोक केवल 2026 तक ही है। नई सेवाओं की अनुपयुक्त बुनियादी ढांचे के संदर्भ में इसमें देखते हैं कि गत अवधि के दौरान अनेक सेवाओं जैसे जल पाइपलाइन, वातानुकूलन आदि को उपलब्ध कराए जाने से संसद भवन में सीलन की समस्या आ गई है और इस कारण से भवन समग्र सौंदर्य विकृत हो गया है। आगजनी से सुरक्षा चिंता का एक विषय है, क्योंकि संसद भवन में वर्तमान आगजनी मानदंडों के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया। आप जानते हैं वर्तमान संसद भवन में संचार अवसंरचना और प्रौद्योगिकी पुराने ढंग की है, अब वो अप्रचलित हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए खराब ध्वनिक प्रणालियां होना। संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के संदर्भ में देखते हैं कि वर्तमान संसद भवन का निर्माण तब हुआ जब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र सेकंड में थी और वर्तमान में दिल्ली को भूकंपीय क्षेत्र 4th में रखा गया। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र के संदर्भ में देखते हैं कि कर्म क्षेत्र की बढ़ती मांग के कारण मौजूदा कार्यक्षेत्र के भीतर एक उपविभाजन किए गए हैं। इसके कारण भवन में भीड़-भाड़ भी हो गई और यह खराब गुणवत्ता वाला या संकीर्ण कार्यबल बना गया है। इसके संदर्भ में नए संसद भवन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। पहली विशेषता आती है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के संदर्भ में। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है। इसे पद्मश्री पुरुष वास्तुकार विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया और यह डिजाइन भारत की सांस्कृतिक विविधता से प्रेरित है। इसे अगले 150 वर्षों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया। आधुनिक अवसंरचना नई संसद भवन निम्नलिखित विशेषताओं को शामिल किया गया है, जिसमें कार्यस्थल के बेहतर प्रबंधन के लिए भूकंप रोधी तंत्र का निर्माण करना, सदस्यों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना, पर्यावरण अनुकूल हरित परिवेश का निर्माण करना, बिजली की खपत को 30% तक कम करना। नई संसद भवन का पूरी तरह से पेपरलेस होना इसके संदर्भ में कुछ आधुनिक अवसंरचना से रिलेटेड पॉइंट है। फिर आता है विशाल के संदर्भ में। इसमें नई संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पुराने भवन की तुलना में 150% से अधिक है और इसका आशय है कि सांसदों के लिए लोकसभा में 888 सीटें होना, राज्यसभा में सांसद के लिए 384 सीटें होना, संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सांसदों की बैठने की व्यवस्था होगी। इसके संदर्भ में इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आता है वर्तमान संसद भवन के बारे में कि भारत की वर्तमान संसद भवन औपनिवेशिक युग की एक इमारत है। इसे ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया। इस भवन के निर्माण में 6 वर्ष मतलब 1921 से 1927 लगे हुए थे। इस भवन में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल कार्य करती है। वर्तमान संसद भवन का आकार गोल है और ऐसा माना जाता है कि इसका आकार मुरैना मध्य प्रदेश स्थित 64 योगिनी मंदिर के अद्भुत गोल आकार से प्रेरित है। अधिक स्थान की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में संसद भवन में 2 और मंजिलें जोड़ी गई हैं और पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 से अस्तित्व में आई थी। इसके संदर्भ में अब जानते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के बारे में कि लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। राज्यसभा का कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष या बरगद लगाया गया है और संसद भवन में सेंगोल या राजधन जो को अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है।
ध्यातव्य है कि सेंगोल या राजदंड सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय प्रतीक को संसद भवन के शीर्ष में स्थापित किया गया है और यह सारनाथ में अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बनी आकृतियों का भी अनुरूपण है। नए संसद भवन को भदोही उत्तर प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध हाथ से बुने हुए कालीन से सजाया गया और भदोही से हाथ से बुने हुए कालीन के लिए विख्यात है, इसलिए इसे कालीन शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल थल नभ को समर्पित 6 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय सभ्यता की अनुकूल प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते नए भवन के मुख्य द्वार पर अशोक चक्र बना हुआ और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। संसद भवन में लगी सौगुन की लकड़ियों को नागपुर से, संगमरमर को गुजरात से, बलुआ पत्थर को राजस्थान से मंगवाया गया और साथ ही त्रिपुरा से मंगवाई गई बांस की लकड़ी को इसके फर्श पर लगाई गई है। तो इसके संदर्भ में यह भारत की विविधता के साथ ही और भारत की स्पेशलिटी के साथ ही भारतीय संसद भवन का निर्माण किया गया है। आप जानते हैं इसके संदर्भ में निष्कर्ष के तौर पर देखें कि इस नए संसद भवन के रूप में स्वतंत्र भारत को अपना नया संसद भवन प्राप्त हुआ है। इससे लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करते हुए देश को आगे बढ़ाते हुए एक नया आदर्श प्रस्तुत किया गया है। नवनिर्मित संसद भवन केवल एक भवन नहीं है, बल्कि यह एक भवन नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षा के सपनों का प्रतिबिंब भी है। यह नया भवन नए और पुराने सहअस्तित्व के लिए एक आदर्श है और साथ ही यह भवन विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करेगा, इसे निष्कर्ष के तौर पर है। आप जानते हैं राजद्रोह कानून या लॉ ऑन सेडिशन के बारे में। हाल ही में 22वें विधि आयोग ने राजद्रोह कानून के उपयोग पर अपनी 279वीं रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अपने राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की गई है। अब जानते हैं कि राजद्रोह कानून क्या है। राजद्रोह कानून भारतीय दंड संहिता की धारी 124A के राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसमें निम्नलिखित माध्यमों से कानूनी तौर पर सरकार के प्रति घृणा और अवमानना तथा उत्तेजना पैदा करने के प्रयास को राजद्रोह माना गया, जैसे मौखिक या लिखित शब्दों में द्वारा, संकेतों के माध्यम से और दृश्य के रूप में अन्य तरीकों से राजद्रोह को परिभाषित किया गया। वर्षों से हो रहे राजद्रोह कानून की आलोचना पर नजर डालते हैं तो पहला आता है कि व्यक्तिपरक परिभाषा के संदर्भ में। श्रेया सिंघलवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्पष्ट और व्यापक धाराएं असंवैधानिक घोषित होंगी, इसलिए उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध नहीं माना जा सकता। असहमति जताने पर प्रतिकूल कार्यवाही का डर रहता है, जिसमें राजद्रोह का लगाए जाने पर अपनी राय व्यक्त करने, वैध आलोचना करने से डरते हैं और अपनी ही आवाज को दबाने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। दोष सिद्धि के निम्न दर में कि धारा 124A के दायरे में मामले में सजा की दर में पिछले कुछ वर्षों में 3% से 33% के बीच उतार चढ़ाव आया और साथ ही 2020 में अदालत में ऐसे विचाराधीन मामले 95% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। इस प्रकार दुर्भाग्यवश इस कानून के तहत मामला दर्ज की एक सजा बन जाता है। दुरुपयोग के आरोप के संदर्भ में कि यदि किसी व्यक्ति को राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे जमानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया लंबी होती है और इससे निर्दोष लोगों का उत्पीड़न भी होता है। विनोद दुआ बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के आरोपों के साथ FIR को रद्द कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को गैर कानूनी उपयोग के प्रति सचेत भी किया हुआ है। अन्य कानूनों के अस्तित्व के संदर्भ में कि भारत में ऐसे कानून पहले से ही मौजूद हैं जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा के खतरों में डालने की प्रक्रिया या व्यक्ति पर दंड प्रक्रिया संहिता तथा 1973 की धारा 144 के तहत निवारक हिरासत और प्रतिबंध आरोपित करते हैं और इसलिए 124 के अलग कानून की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य देशों में निरस्त के संदर्भ में यूनाइटेड किंगडम ने राजद्रोह कानून को 2009 में आधिकारिक तौर पर निरस्त कर दिया था और इस कानून को निरसन बाकी व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए किया गया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में भी इसे निरस्त किया गया है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका की धारा 124 की किस तरीके से व्याख्या की गई है। इसके संदर्भ में पहला केस आया था रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना से उसके प्रति असंतोष और बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। हालांकि इसे तब तक अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए उचित आधार नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि इससे राष्ट्र की सुरक्षा को कमजोर करने और इसे ध्वस्त करने की मंशा शामिल न हो। दूसरा आता है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्यवाद 1962 के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124A की वैधता को बरकरार रखा था, जिसमें न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राष्ट्र को उन ताकतों से संरक्षण की आवश्यकता है जो उनकी सुरक्षा और शिथिलता के खतरे को डाल सकती है। हालांकि इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वही भाषण जो लोक अव्यवस्था को उकसाता है उसे ही राजद्रोह माना जाता है। अब हमारा जो अभी 2021 का विवाद आता है, जिसमें देखते हैं कि विनोद दुआ बनाम भारत संघवाद 2021 में कहा गया था
था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की आलोचना करने और उन पर टिप्पणी करने का अधिकार है, और बशर्ते वह लोगों को कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाए नहीं। फिर आता है एस.जी. बोम्टेरे बनाम भारत संघवाद 2023 के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारों और केंद्र सरकारों को धारा 124 के तहत दर्ज किए गए आरोप से संबंधित सभी लंबित सुनवाइयों, अपीलों और कार्यवाहियों को स्थगित रखने के लिए निर्देश दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आईपीसी की धारा 124A की कठोरता वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं और यह उस समय के लिए उपयुक्त थी जब भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था। इसके संदर्भ में अब आता है कि धारा 124A को बरकरार रखने के विधि आयोग द्वारा जो तर्क दिए गए उसके संदर्भ में देखते हैं। पहला आता है भारत की एकता व अखंडता की रक्षा करने हेतु धारा 124A धारा राष्ट्र विरोधी अलगाववादी तत्वों से निपटने में उपयोगी होती है। अनुच्छेद 19 के तहत राजद्रोह एक युक्ति प्रतिबंध होता है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार असीमित नहीं है और राजद्रोह इस पर युक्ति प्रतिबंध लगाता है। इसके संदर्भ में अब नेक्स्ट आता है कि मौजूदा आतंकवादी रोधी कानून धारा 124 का स्थान नहीं ले सकती, जिसमें आईपीसी की धारा 124 ना हो तो सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने की स्थिति में बहुत ही सख्त कानून लागू हो सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आदि कानून होगा। किसी कानून को स्वतंत्र रूप से देखा जाना चाहिए, न कि औपनिवेशिक दृष्टिकोण से। इस संदर्भ में किसी विशेष प्रावधान को केवल इस आधार पर निरस्त करना उचित नहीं होता है कि औपनिवेशिक काल से संबंधित हो। प्रत्येक देश में स्थिति भिन्न भिन्न होती है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार वाले व्यापार के अलग अलग इतिहास, भूगोल, जनसंख्या, विविधता, कानून आदि होते हैं, जिसमें कुछ देशों के अपने राजद्रोह कानून को आतंकवाद विरोधी कानून के साथ विलय कर दिया गया है, जिसमें हो सकता है कि भारत को ऐसा करना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल ना हो। केवल दुरुपयोग के आरोप के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता और पर्याप्त प्रतिक्रियात्मक सुरक्षा उपाय करके किसी भी कथित दुरुपयोग को रोका जा सकता है और इसी के साथ ही पूरी तरह से निरस्त करने में देश की सुरक्षा और अखंडता के प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। आगे की राय में देखते हैं कि विधि आयोग की सिफारिश के संदर्भ में देखें वर्तमान परिदृश्य और विधि आयोग के प्रस्ताव के संदर्भ में कि आईपीसी की धारा 124A में केदारनाथ वाद के निर्णय को शामिल किया गया, जिसमें राजद्रोह की परिभाषा में हिंसा भड़काने और लोक व्यवस्था पैदा करने की प्रवृत्ति से युक्त पद को जोड़ा जाना चाहिए। वर्तमान में धारा 124A में 3 वर्ष की जेल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है कि आजीवन कारावास होगा या केवल 3 वर्ष का कारावास होगा, किंतु इसके बीच कोई सजा नहीं होगी। साथ ही इसमें न्यूनतम सजा केवल जुर्माना होता है। जेल की अवधि को 7 वर्ष की आजीवन कारावास तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसमें सजा के संदर्भ में न्यायाधीशों को प्राप्त व्यापक विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा। प्रक्रियात्मक सुरक्षा के संदर्भ में इसमें कोई भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा मौजूद नहीं होती है, जिसमें राजद्रोह के लिए कोई FIR तक दर्ज नहीं की जाएगी जब तक कि कोई पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच नहीं कर लेता और FIR दर्ज करने की अनुमति नहीं दे देता। अब आता है इस संबंध में कुछ अन्य सुझाव भी निम्नलिखित है, जिसमें पहला आता है सीमित आवेदन का होना। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने राजद्रोह पर परामर्श पत्र जारी किया था। इसमें कहा गया था कि धारा 124A में केवल उन मामलों में ही लागू की जानी चाहिए जहां किसी भी कार्य का इरादा लोक व्यवस्था को भंग करना या हिंसा भड़काना या अवैध तरीके से सरकार को हटाना होता है। पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और उन्हें जागरूक करने के संदर्भ में इसमें पुलिस अधिकारियों को आईपीसी की धारा 124A के अलग अलग भागों, दायरों, कानूनी सीमाओं सहित विशिष्ट प्रावधानों को व्यापक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि कानून के तहत अनुचित गिरफ्तारी ना हो पाए। अब आता है कि शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक के बारे में। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री ने 2022 के लिए शिकायत निवारण आकलन सूचकांक की शुरुआत की हुई है। इस सूचकांक के आधार पर देखते हैं सबसे पहले इस शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के बारे में। यह एक मिनिमम गवर्नमेंट तथा मैक्सिमम गवर्नमेंट सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदान करता है। यह नागरिकों को फीडबैक उपलब्ध कराकर मंत्रालय को अपनी सेवाओं की गुणवत्ता विश्लेषण करने में सहयोग करता है। यह जवाबदेही, पारदर्शिता, विश्वास और बेहतर सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख लाभ हैं। अब आता है GRAI 2022 के बारे में। अन्य संबंधित तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि GRAI की अवधारणा 2022 की अवधारणा स्वरूप और विकास का प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया गया।
लोक शिकायत विभाग के केंद्रीय कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसमें इस सूचकांक की रिपोर्ट केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित 10 चरणीय सुधारों का हिस्सा होती है। इन सुधारों में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा अपनाया गया था और इसका उद्देश्य लोक शिकायतों के निपटान की गुणवत्ता में सुधार लाना और शिकायतों के निपटान करने में लगने वाले समय को कम करना है। इस सूचकांक का उद्देश्य संगठनवार तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करना है, साथ ही शिकायत निवारण तंत्र के गुणों और कमियों के बारे में जानकारी भी प्रदान करना होता है। सूचकांक का निर्माण 4 अलग अलग आयामों 12 संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें इसमें दक्षता, फीडबैक, कार्यक्षेत्र और संगठनात्मक प्रतिबद्धता शामिल होती है। इस व्यापक सूचकांक के आधार पर 89 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का आकलन किया गया तथा उन्हें रैंकिंग प्रदान की गई है। GRAI को रेखांकित किया गया है कि 2021 में मंत्रालयों और विभागों शिकायतों के निपटारे में 32 दिन लगते थे, लेकिन यह मई 2023 में दिनों की संख्या घट के 16 हो गई है। अब आता है शिकायत निवारण हेतु तंत्र के बारे में, जिसमें CPGRAMS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य पीड़ित नागरिकों को शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है। लोकपाल और राज्य लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्य संवैधानिक निकाय के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक जैसे संगठनों में शिकायतों की जांच पड़ताल करने के लिए लोकपाल की स्थापना करना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा आदि राज्यों में डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए रखना इसके प्रमुख शिकायत निवारण तंत्र है। अब जानते हैं शिकायत निवारण तंत्र के बारे में। द्वितीय प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट के अनुसार GRAM प्रशासन को नागरिक केंद्रित बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक है तथा शिकायत निवारण तंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि यह नागरिकों के प्रति निम्नलिखित शिकायतों के शिकायत निवारण हेतु तंत्र सहायता लेने में सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही इसके वादे में सेवा वितरण नहीं किया जा सकता और किसी नागरिक के अधिकार का सम्मान नहीं किया जाता। लोक शिकायतों के निवारण को 2 नोडल एजेंसियां सम्मिलित हैं, जिसमें प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग आता है और दूसरा आता है मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निर्देशालय। अब आता है मौजूदा लोक शिकायत प्रणाली में विद्यमान समस्याओं के बारे में। पहली समस्या आती है नागरिकों में अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरूकता की कमी करना तथा कई सरकारी विभागों में समाधान तंत्र मौजूद है लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। न्यायपालिका पर अत्यधिक बोझ के संदर्भ में इसमें विभागों के पास अपने कर्मियों की शिकायतों हेतु आंतरिक तंत्र मौजूद होता है। हालांकि यह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं करती और इसलिए शिकायतों का निपटान नहीं होने के कारण छोटे छोटे मुद्दों पर अदालतों में याचिकाएं दायर की जा रही हैं। एक रूपता का अभाव होना कि शिकायतों का निपटान की रूपरेखा, प्रक्रिया और क्षमता के संबंध में मंत्रालयों व अन्य संगठनों के बीच व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं तथा कोई वैधानिक समर्थन का नहीं होना के संदर्भ में कि कई विभागों ने GRAM को RTI के तहत अनिवार्य नहीं माना जाता है। संसाधनों की कमी के संदर्भ में इसमें लोक शिकायत प्रकोष्ठ प्रायः कर्मचारियों संसाधनों की कमी से जूझते रहते हैं। इसके अलावा इन प्रकोष्ठों को पर्याप्त शक्तियां नहीं प्रदान की गई हैं। CPGRAM के बारे में सुविधा प्रदाता के रूप में व्यवहार नहीं कर रहा है कि इस मामले में शिकायतकर्ता को राज्य सरकार के संपर्क में कहते हैं कि शिकायतों को निस्तारित घोषित कर दिया जाना चाहिए और जबकि CPGRAMS द्वारा मामले को संबंधित राज्य सरकार को नहीं भेजा गया है। प्रणालीगत समस्याओं में आता है इसमें निम्नलिखित शामिल है, जिसमें प्रशासन में ढिलाई, सेवाओं में नैतिकता की कमी, अंतर्निहित जड़ता, प्रोत्साहन का अभाव, उचित प्राधिकरण और उत्तरदायित्व का अभाव इसके संदर्भ में आता है। अब आता है GRAM को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपाय में आता है कि शिकायतों के संभावित क्षेत्रों की पहचान करना। ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार और शिकायतों के प्रति अति संवेदनशील है। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में कार्यों को नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए। नागरिकों में जागरूकता के संदर्भ में इसमें नागरिकों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी व्यापक प्रसार किया जाना चाहिए। सिविल सेवकों के व्यवहार में परिवर्तन किए जाने चाहिए तथा द्वितीय ARC की सिफारिश के अनुसार इसमें RTI के तहत लोक सूचना अधिकारियों की तर्ज पर लोक शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और यह GRAM कानूनी आधार पर प्रदान करेगा। इन अधिकारियों द्वारा प्राप्त शिकायत संबंधी याचिकाओं को 30 दिनों के भीतर संतोषजनक ढंग से निपटारा किया जाना चाहिए और समय सीमा का पालन न करके आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति 2021 में सुझाव दिए गए हैं कि समिति के अंतर्गत एक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई जानी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे संघवाद की प्रगति प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। सभी मंत्रालयों द्वारा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उठाई गई शिकायतों की नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। इसको निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि शिकायत निवारण तंत्र किसी भी प्रशासन की मशीनरी का अभिन्न अंग होता है और कोई भी प्रशासन तब तक जवाबदेही और उत्तरदायी उपयोगी के प्रति अनुकूल होने का दावा नहीं करता जब तक कि एक कुशल प्रभावी शिकायत तंत्र का निर्माण नहीं हो जाता है।
अब आता है कि नागरिक केंद्रित प्रशासन के बारे में भी पढ़ते हैं और GRAM में के 10 चरणीय सुधार हैं उनके संदर्भ में देखते हैं कि यह है CPGRAM 7.0 का सार्वभौमिकरण करना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना, सभी क्षेत्रीय भाषाओं में CPGRAM को लागू करना, शिकायत निवारण सूचकांक होना, फीडबैक कॉल सेंटर होना, नागरिक सेवा केंद्रों में लागू होना, सेवातम क्षमता निर्माण कार्यक्रम होना, मासिक प्रगति रिपोर्ट जारी करना, डेटा रणनीति इकाई और एक राष्ट्र एक पोर्टल के बारे में इसमें 10 चरणीय सुधार है। फिर आता है नागरिक केंद्रित प्रशासन के संदर्भ में देखते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सुशासन और नागरिक केंद्रित प्रशासन की अवधारणाएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसमें GRAM के अलावा अन्य तंत्र जिसे प्रशासन के नागरिक केंद्रित बनाने के उपाय द्वारा किया जा सकता है। उपयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना, सूचना का अधिकार देना, नागरिक चार्टर, सेवाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन, नागरिकों की सक्रिय जवाबदेही इसके संदर्भ में है। नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए द्वितीय ARC की रिपोर्ट में आता है कि नागरिकों को प्रभावी बनाने के संदर्भ में आता है कि एक ही उपाय सभी के लिए लागू नहीं होता। सिविल सोसाइटी में शामिल करते हुए व्यापक परामर्श करना, डिफॉल्ट के मामले में निवारण तंत्र होना, नागरिक न चार्टरों को आवधिक मूल्यांकन होना, परिणामों के लिए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना, उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में लोक अदालतें कई उपभोक्ता विवादों को निपटाने में कारगर साबित होंगी। प्रशासन में नागरिकों की भागीदारी होना, जिसमें नागरिकों के फीडबैक सर्वेक्षण, नागरिकों के रिपोर्ट कार्ड होना, नागरिकों को सुझाव प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तंत्र की आवश्यकता जैसे सरल सुझाव बॉक्स, नागरिक समूहों के साथ साथ परामर्श आदि होता है। मजबूत सामाजिक लेखा परीक्षा मानदंड स्थापित करना इसके संदर्भ में कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं। अब आता है भारत में OTT विनिमय के बारे में कि OTT रेगुलेशन इन इंडिया क्या है। हाल ही में डिजिटल प्रकाशन कंटेंट शिकायत परिषद ने IT नियमावली 2021 पर OTT दंडात्मक कार्यवाही की सिफारिश की है। IT नियमावली से तात्पर्य मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 से है। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म या भारत में OTT विनिमय यह एक ऐसी सेवाएं होती हैं जो दर्शकों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रम, अन्य मीडिया कंटेंट तक पहुंच प्रदान करती है। इसमें केवल सैटेलाइट का उपयोग नहीं किया जाता। भारत में OTT दर्शकों की संख्या 43 मिलियन है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2023 तक यह संख्या 50 मिलियन तक बढ़ सकती है। साथ ही मोबाइल प्रसारण में होने वाली वृद्धि से नए कंटेंट के निर्माण में अत्यधिक प्रोत्साहन मिलेगा और भारत की विनामिकी भाषा में OTT प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट का प्रकाशक भी कहा जाता है। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ऑडियो वीडियो कंटेंट होता है जिसमें दर्शकों की मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, जैसे कि फिल्में, वेब सीरीज, पॉडकास्ट आदि होते हैं। ये कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म्स द्वारा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन यह केवल सब्सक्रिप्शन तक ही सीमित नहीं होता है। अब आता है ऑन डिमांड पर मांग पर या तात्पर्य की प्रणाली से क्या है कि यहाँ उपयोगकर्ता द्वारा अपने चुने हुए समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी कंटेंट तक पहुँचने में सक्षम बनाता है और इसका प्रसारण कंप्यूटर या मोबाइल पर होता है। इसे उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं चुना जाता है, इसके संदर्भ में होता है। अब जानते हैं कि डिजिटल प्रकाशक कंटेंट शिकायत परिषद के बारे में। यह इसका मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत है। इसे 2021 में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में स्थापित किया गया। अन्य संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त एक स्वतंत्र और स्वविनियामक निकाय होता है, जिसमें ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रदाताओं के लिए गठित किया जाता है। लोगों की शिकायतों को निष्पक्ष रूप से समाधान करने और औपचारिक हस्तक्षेपों के बिना कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए सुनिश्चित करता है। इस उद्देश्य के लिए एक निवारण तंत्र के लिए रूप में कार्य करता है। इसमें DPACGC के सदस्यों में IT नियम 2021 को और अन्य मौजूदा नए कानूनों, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट के प्रकाशन से संबंधित नियमों, विनियमों तथा दिशा निर्देशों आदि का पालन करना होता है। अब आता है OTT के विनिमय तंत्र के लिए 3 स्तरीय है, जिसमें पहला स्तर आता है प्रकाशकों को स्व विनिमय करना, दूसरा आता है प्रकाशकों को स्व विनियमित संस्थानों का स्व विनिमय करना, तीसरा आता है केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण तंत्र का होना। इसके संदर्भ में आता है मौजूदा कानून के बारे में। मौजूदा कानून जो भारत में OTT के लिए विनिमय तंत्र वर्तमान में है उसके बारे में कि मौजूदा कानून का होना कि OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाले कंटेंट को निम्नलिखित कानून होते हैं, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत, भारतीय दंड संहिता 1861, स्त्री आशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, नए IT नियम 2021 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 की धारा 87(2) के तहत सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल नियमावली 2021 को जारी किया। इसमें
प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल है, जिसमें उपयुक्त नियमों के द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में ओटीटी या प्लेटफॉर्म प्रसारित करने का कंटेंट को विनियमित कर सकता है। ऑनलाइन समाचार ओटीटी प्लेटफॉर्म या डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता होना कि यह ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन समाचार और डिजिटल मीडिया के अनुपालन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करती है। कंटेंट के 100 वर्गीकरण के संदर्भ में इसमें 5 आयु आधारित के श्रेणी में 100 वर्गीकृत किया जाएगा, जिसमें यू यूनिवर्सल, यू 13+ और यू ए 16+ और ए वैक्स होता है। पैरिटल लॉक के संदर्भ में कि प्लेटफॉर्म को यू ए 13+ और उससे उच्च श्रेणी के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंट लॉक लागू करना होता है। साथ ही ए के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के रूप में उचित तो विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र विकसित करना होगा। सह विनिमय दृष्टिकोण के संदर्भ में ओटीटी विनिमय के लिए भारत के दृष्टिकोण को एक हल्के फुल्के सह विनिमय मॉडल के रूप में माना जाता है। इसमें उद्योग स्तर पर 100 विनिमय और मंत्रालय स्तर पर निगरानी तंत्र शामिल होता है। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में नियमों के तहत 100 विनियमों के अलग अलग स्तरों के साथ ही एक 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। शिकायत निवारण तंत्र को प्रकाशक को भारत की एक शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त करना होगा और इस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह प्राप्त शिकायतों का निवारण करे। 100 विनियमित संस्था के संदर्भ में इसमें प्रकाशकों को एक या एक से अधिक 100 विनियामक संस्थाएं हो सकती हैं और ऐसी संस्थाओं की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश या 100 प्रतिष्ठित व्यक्ति करेगा, जिसमें साथ ही इसमें 6 से ज़्यादा सदस्य शामिल नहीं हो सकते हैं। निगरानी तंत्र के बारे में, जिसमें आई&बी मंत्रालय द्वारा निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा, जिससे इस तंत्र को सुनवाई को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्विभागीय समिति का स्थापित की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार प्रस्तावित डिजिटल इंडिया बिल के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कंटेंट को विनियमित करने पर भी विचार कर रही है। इसके संदर्भ में आप जानते हैं ओटीटी से जुड़ी कुछ विनिमय से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में देखते हैं कि इसमें बहुत सख्ती से विनियमित करने वाले लोगों की संरचनात्मक स्वतंत्रता बाधित हो सकती है और कलात्मक अभिव्यक्ति सीमित हो जाएगी। नियमों के पालन की निम्न दर में आता है कि ये नियम ओटीटी वेबसाइट्स या इंटरफेस का शिकायत निवारण से संबंधित संपर्क विवरण के प्रस्तुतिकरण को अनिवार्य बनाते हैं, हालांकि इसका सख्ती से पालन नहीं हो सकता। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा में इसमें गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं को विनिमय जरूरतों के साथ संतुलित करना। क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे में आता है, इसमें विदेशी संस्थानों के खिलाफ घरेलू निवारण तंत्र का प्रभावी कार्यान्वयन एक चिंता का विषय होता है। निगरानी करने और अनुपालन सुनिश्चित करने में कठिनाई के संदर्भ में इसमें अग्रलिखित कारण होते हैं, जिसमें डिजिटल स्पेस की विशालता, प्रकाशित किए जाने वाले कंटेंट की विशाल मात्रा और ओटीटी का तीव्र प्रसार होना इसके संदर्भ में कुछ जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। आगे की राय में देखते हैं कि इसमें राष्ट्रीय प्रसारण नीति की आवश्यकता का होना चाहिए। पारंपरिक ऑनलाइन कंटेंट के बीच अंतर को पहचानना कि इस प्रकार से यह पारंपरिक सेंसरशिप से बाहर हो जाएगा, जिससे नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। प्रावधानों के बारे में जागरूकता का पैदा करना, नियमित ऑडिटिंग करना, हितधारकों में भागीदारी सुनिश्चित करना इसके संदर्भ में है। कुछ सुझाव दिए गए। आप जानते हैं इससे संबंधित कुछ सुर्खियां आती हैं, जिससे पहली आती है अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। अफर्मेटिव एक्शन के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजों में प्रवेश के लिए नस्ल आधारित अफर्मेटिव एक्शन को सीमित कर दिया है। एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुटर बनाम बोलिंगर और रीजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बनाम बक के मामले में निर्णयों को प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया है और पूर्व में निर्णयों को नस्ल के आधार पर कॉलेज में प्रवेश संबंधी अफर्मेटिव एक्शन को सही ठहराया गया था। अफर्मेटिव एक्शन से तात्पर्य सकारात्मक कार्यवाही या पक्षपात से होता है। इसे अमेरिका के कुछ विशेष प्रावधानों वाले या पहचान वाले व्यक्तियों के खिलाफ पक्षपात के लिए ऐतिहासिक प्रतिरूप में निपटने के लिए उपयोग में लाया जाता है। उच्चतर शिक्षा के मामले में इस विकल्प का संबंध एक प्रवेश प्रक्रिया से होता है, जिसके तहत अमेरिका के कॉलेजों विश्वविद्यालयों में अश्वेत और हिस्पैनिक या अन्य अल्पसंख्यक छात्रों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाता है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है, जिसके माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों में शिक्षा, नौकरियों, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है। भारत और अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन की तुलना जैसे उद्देश्य के संदर्भ में भारत में जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में कहे जाने वाले समाज के निम्न वर्ग का उत्थान करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं कि समाज के उन समूहों को समान अवसर देना जिसमें ऐतिहासिक रूप से नस्ल, लिंग, लैंगिक रुझान, दिव्यांगता आदि के आधार पर भेदभाव किया गया। उत्पत्ति के आधार पर इसमें अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया और इसे 1964 के सिविल राइट्स एक्ट में शामिल किया गया। कोटा के आधार पर इसमें नियोजन और शिक्षा में दोनों क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग SC व ST के लिए अधिकतम 50% आरक्षण निर्धारित किया गया और इसमें देश के अलग अलग राज्यों और संस्थानों में इससे विविध तरीकों से लागू किया जाने वाला अफर्मेटिव एक्शन निश्चित नहीं किया गया है भारत और USA के संदर्भ में।
आप जानते हैं राज्यपाल की शक्ति के संदर्भ में तमिलनाडु में राज्यपाल के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने पर राज्य सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। जैसे संविधान के अनुच्छेद की 164 के क्लॉज 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी। हालांकि राज्यों को यह शिकायत रहती है कि राज्यपाल की कई कार्रवाइयां और उनके प्रशासन में हस्तक्षेप जैसी होती हैं वह संघवाद की अवधारणा पर खिलाफ होते हैं। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका प्रमुख होता है। इसमें केंद्र सरकार के एजेंट की तरह कार्य करता है, जिसमें निम्नलिखित शक्तियां होती हैं। पहली शक्ति आती है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति वह राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। न्यायिक शक्ति के अंतर्गत उसमें आती है कि इसमें क्षमा, परिहार, लघुकरण की शक्ति प्रयुक्त होती है। विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है, इसमें आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने के संदर्भ में यह शक्तियां होती है। राज्यपाल द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग के मामले में देखे जाते हैं, जिसमें कुछ मामले निम्नलिखित हैं। जैसे राज्यपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनकी कार्रवाइयों को कथित रूप से पक्षपातपूर्ण बनाती है। निर्वाचित सरकार और नियुक्ति राज्यपाल के बीच समन्वय का अभाव देखने मिलता है। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को बार बार राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करते हैं और इस कारण राज्यपाल और सरकार के बीच अविश्वास पैदा होता है। राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अपनी सहमति देने में देरी करते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार की विविध पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश को अस्वीकार कर देते हैं और राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच संबंधों को बेहतर बनाने और पूर्व में गठित कई समितियों आयोगों में अपने अपने सुझाव दिए गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए राजमन्नार आयोग, पुंछी आयोग, राज्य सरकारी आयोग और बैकंठ चलैया आयोग इत्यादि इसके राज्यपाल के संदर्भ में प्रमुख है आयोगों में सुझाव दिए गए। अब आता है सीबीआई की सामान्य सहमति के संदर्भ में। तमिलनाडु की सरकार ने राज्यों में के मामलों में जांच के लिए सीबीआई को सामान्य सहमति से वापस ले लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 में अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इस अधिनियम के अनुसार सीबीआई को किसी राज्य में जांच करने के लिए संबंधित राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। राज्य सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति सामान्य केस विशिष्ट होती है, जिसे आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की निर्बाध जांच करने के लिए सीबीआई की मदद करने हेतु सामान्य सहमति दी जाती है। जिससे सामान्य सहमति वस्तुतः स्वतः सहमति होती है और हाल ही में कुछ राज्यों में सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है और इससे पश्चिम बंगाल, मिजोरम, पंजाब जैसे राज्य इसमें शामिल होते हैं। केस विशिष्ट सहमति के मामले में सीबीआई को हर मामले में जांच आरंभ करने के लिए राज्य सरकार को आवेदन करना होता है और यह विशिष्ट सहमति नहीं दी जाती है कि जो सीबीआई के अधिकारियों के पास संबंधित राज्य में प्रवेश करने की पुलिस की शक्ति प्राप्त नहीं होती। सामान्य सहमति को वापस लेने और उन मामलों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता जिनकी जांच पहले ही हो रही हो। इसके संदर्भ में कुछ विशिष्ट सहमति के संदर्भ में। अब सामान्य सहमति से जुड़े कुछ अपवादों के बारे में। पहला आता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में राज्यों की सहमति के बिना सीबीआई को देश में कहीं भी अपराध की जांच करने का आदेश दे सकता है। तथा दूसरा आता है कि उन मामलों में जहां कोई व्यक्ति रिश्वत लेने या रंगे हाथों पकड़ा गया है वहां जांच के लिए सामान्य सहमति संबंधी प्रावधान नहीं होते हैं इसके संदर्भ में। अब आता है पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में कि पंजाब विधानसभा में पंजाब पुलिस संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया है। यह विधेयक पुलिस महानिदेशक की चयन प्रक्रिया में संशोधन करता है, साथ ही यह राज्य सरकार द्वारा उसकी नियुक्ति किए जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। राज्य सरकार ने यह तर्क देकर विधेयक को उचित ठहराया कि लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है और इस विषय के माध्यम से पंजाब पुलिस अधिनियम 2007 में संशोधन किया जाएगा और इसके पीछे मंशा है कि डीजीपी के पद में नियुक्ति के लिए यूपीएससी के द्वारा तैयार पैनल को चुनने की आवश्यकता को दरकिनार किया जा सकता है। यह राज्य सरकार को डीजीपी के चयन के एक सदस्यीय समिति को गठित करने का अधिकार प्रदान करता है। यह समिति 3 वरिष्ठतम अधिकारियों के पैनल का गठन करेगी जिसमें डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी। डीजीपी के पद से नियुक्ति की वर्तमान प्रक्रिया के संदर्भ में कि डीजीपी की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम संघ 2006 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुलिस सुधारों पर दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर की जाती है तथा इसका निर्णय डीजीपी पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से पैनल में शामिल किए गए 3 वरिष्ठतम अधिकारियों से ही राज्य सरकार द्वारा डीजीपी पद के चयन किया जाएगा। इसमें तबादलों पोस्टिंग की निगरानी करने के लिए राज्यों के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड की भी सिफारिश की गई है। सूची प्राप्त करने पर यूपीएससी इस सूची में 3 अधिकारियों के नामों की शॉर्टलिस्ट करती है। इसके उपरांत राज्य सरकार इन 3 मामलों में से भी चयन करती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अपने आदेश में कहा है कि राज्य या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति के मामले में दिए गए निर्देश में विपरीत बनाया जाए और कोई भी नियम निलंबित नहीं माना जाएगा।
हालांकि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित यह विधेयक राज्य सरकार की एक 7 सदस्यीय मनोनयन समिति गठन करने का अधिकार प्रदान करती है। अब आता है जस्टिस क्लॉक के बारे में। जस्टिस क्लॉक एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम होता है जिसमें उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसर में स्थापित किया गया है और यह पहल हितधारकों को न्यायालय से संबंधित प्रमुख मापदंडों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और इसके अलावा वह न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान करके लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करेगी। अब आता है न्याय विकास पोर्टल के बारे में। न्याय विकास पोर्टल केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने एक न्याय विकास पोर्टल बनाया। यह पोर्टल जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं का विकास और नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करना है। न्याय विकास के बारे में यह कानून 1993-94 के जिलों और अधीनस्थ न्यायपालिका की बुनियादी सुविधाओं का नाम CSS के क्रियान्वयन कर रहा है। इसके न्यायिक अधिकारियों, जिला न्यायाधिकारियों आदि के लिए कोर्ट हॉल या आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु राज्य सरकारों या संघ सरकारों के क्षेत्रों के लिए प्रशासन को केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा और इसके वित्त पोषण के संदर्भ में यह पूर्वोत्तर तथा हिमालयी राज्यों में 90:10 का रेशियो रहेगा, जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में 100% और शेष राज्यों में 60 और 40 का अनुपात एक इस तरीके से रहेगा। अब आता है पंचायत विकास सूचकांक के बारे में। इसे केंद्रीय राज्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और यह सूचकांक पंचायतों द्वारा प्राप्त अंकों के माध्यम से पंचायतों की प्रगति की निगरानी और उनका मूल्यांकन करने के लिए एक मैट्रिक्स प्रदान करता है। यह स्कोर के माध्यम से पंचायतों को रैंकिंग प्रदान करता है और उसे 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसकी श्रेणियों में आता है ए श्रेणी में आता है जो 75 से 90% तक होते हैं, बी श्रेणी में आता है 60 से 75% तक आता है, सी में 40 से 60% और डी में 40% से कम तक का शामिल होती है। इसमें 4 तरीके की श्रेणी होती है जो 75 से 90, 60 से 75, 60 से 40 से 60 और 40 से कम तक की श्रेणियां आती है। यह पंचायत विकास सूचकांक जारी किया गया है किसके द्वारा? पंचायत राज मंत्री के द्वारा। यहाँ पर यह राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ मिलेंगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।